आगे जिन्वू की फ़ाइट डीमन के साथ स्टार्ट हो जाती है जो उसके सामने खड़ा था। वैसे तो जिन्वू ऑलरेडी उसके अंदर फ़ियर फील कर चुका था और उसके बाद डीमन अपनी स्वॉर्ड से जिन्वू को मारने की कोशिश करता है, बट जिन्वू के पास तो ऑलरेडी अब काफ़ी रिफ्लेक्सेस आ गए हैं अच्छे, तो वो सारे स्लैशेस से बच जाता है। जिन्वू समझ जाता है कि जो डीमन है वो उसके वाइटल पार्ट्स को टारगेट कर रहा है। जिन्वू अपना डैगर निकालता है और एक ही झटके में उस डीमन की स्वॉर्ड को बीच में से काट देता है। उसके बाद वो डीमन का सर पकड़ता है और उसको स्टैब करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले डीमन बोल देता है कि वो सरेंडर कर रहा है। लेकिन जो आवाज़ होती है वो एक लड़की की होती है, जिससे जिन्वू एकदम से शॉक हो जाता है। जिन्वू को ये भी समझ में आता है कि पिछले कुछ टाइम से वो जिन डीमन से फाइट कर रहा है वो ह्यूमंस की लैंग्वेज बोल सकते हैं, जिनमें से एक कारगलगन भी था, बट वो अब ऑलरेडी उसकी शैडो आर्मी का पार्ट बन चुका है। और जब वो उस डीमन का मुखौटा उतारता है, जो डीमन होती है वो जिन्वू से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि गलती यहाँ पर उसकी खुद की है कि वो उसको अटैक करने आई। जिन्वू बोलता है कि तुमने मेरे सोल्जर्स को अटैक किया और अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, जिस पे वो डीमन रिप्लाई करती है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो जिन्वू को बताती है कि वो इस जगह की गार्डियन है, और क्योंकि जिन्वू यहाँ पर आकर डीमंस को हंट कर रहा था तो ये उनके लिए नॉर्मल सी बात है कि उनको इस जगह को बचाना था। जिन्वू बोलता है कि मैंने तुम्हारे तीनों योद्धाओं को मार दिया है, इसके बाद तुम उन सोल्जर्स को अवेंज करने की जगह मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही हो। जिस पे वो डीमन लड़की बोलती है कि इन योद्धाओं का तो काम था मुझे प्रोटेक्ट करने का, सच पूछो तो वो खुश होंगे कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। जिन्वू सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। अब जिन्वू खुद सोच में पड़ जाता है कि ये डीमन बहुत ज़्यादा इंसान जैसी है, तो शायद इसको मारना ठीक नहीं होगा। इसी बीच पीछे खड़ी वो डीमन अपना चाकू निकाल लेती है और उसे लगता है कि जिन्वू का ध्यान तो है नहीं, तो मार देती हूँ। वो उस पर अटैक करती है और अचानक से कारगलगन हिम ऑफ प्रोटेक्शन से जिन्वू को बचा लेता है। जिन्वू उससे पूछता है कि वो ये क्या कर रही है, जिसके बाद फिर से वो डीमन अचानक अपने घुटने टेक देती है और फिर से अपनी जान की भीख मांगने लग जाती है। जिन्वू सोचता है कि इस लड़की में तो कोई शर्म ही नहीं है। कारगलगन अपनी लेविटेशन स्पेल का इस्तेमाल करके उस डीमन को हवा में उड़ा देता है और जिन्वू उससे एंट्री परमिट की डिमांड करता है। जिसके बाद वो डीमन लड़की कहती है कि मैं तुम्हें एंट्री परमिट दे सकती हूँ। वो कहती है कि उनके कासल में वो एंट्री परमिट सुरक्षित रखा हुआ है। तो जिन्वू समझ जाता है कि वो क्यों अभी तक एंट्री परमिट नहीं ढूंढ पाया था, क्योंकि उसकी लोकेशन इस बार अलग जगह पर थी। वो डीमन लड़की उसे बताती है कि उसे बाकी सारे फ्लोर्स के एंट्री परमिट की लोकेशंस भी पता है, तो अगर जिन्वू उसको जिंदा छोड़ देगा तो वो उसकी मदद करेगी। जिन्वू को लगता है कि ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि क्या इस डीमन पे ट्रस्ट करना सही होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसे छुप के मारने की कोशिश कर चुकी है। जिन्वू अपनी सुथरी शक्ल लेके उसके पास जाता है, जिसके बाद उस लड़की की धड़कनें बढ़ जाती है और जिन्वू उससे पूछता है कि क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। और वो डीमन लड़की बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिन्वू अपनी खूनी कातिल की स्किल एक्टिवेट कर देता है और उस डीमन लड़की के डर से पसीने छूट जाते हैं और वो माँ की कसम खानी शुरू कर देती है। जिन्वू उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है, अगर वो उसकी एंट्री परमिट देने में हेल्प करती है तो वो यहाँ से बिना किसी को चोट पहुँचाए निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले जिन्वू उससे पूछता है कि वो कौन है। इसी बीच हमें पता चलता है कि उस आइलैंड पे जहाँ पर वो एंट मॉन्स्टर दिखा था वो वहाँ के सारे इंसानों को खा रहा है और फिर वो वहाँ से अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़कर उड़ जाता है। वो डीमन लड़की जिन्वू को बताती है कि उसका नाम ईसिल है और वो रेडिरू क्लैन के महाराज की सबसे बड़ी बेटी है। वो अपने क्लैन के बारे में बताना शुरू करती है, लेकिन उससे पहले जिन्वू उसे इंटरप्ट कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा था। जिन्वू उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी आवाज़ें आ रही है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें ह्यूमंस की जान लेनी चाहिए। और ईसिल एकदम से चौंक जाती है, सोचकर बोलते कि नहीं। वो बोलते कि वैसे तो मेरे सर में आवाज़ आती रहती है, लेकिन वो आवाज़ें कहती हैं कि उसको इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। तो जिन्वू को समझ आता है कि डीमन कैसल के मॉन्स्टर्स हैं, उनका एक कम्प्लीटली अलग पर्पस है। डंजन्स के जो मैजिक बीस्ट हैं वो ह्यूमंस को मारना चाहते हैं, लेकिन जो डीमन पैलेस के डीमंस हैं वो उस जगह को बस बचाना चाहते हैं। अब जिन्वू यहाँ पे अपने आप को डंजन के मॉन्स्टर्स से कंपेयर करता है, जैसे कि डंजन के मॉन्स्टर्स अर्थ पे आ रहे थे और अर्थ के हीरोज अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सेम वैसे ही जिन्वू को लगता है कि वो भी एक तरह से मैजिक बीस्ट है जो डीमन कैसल में आया है बाहर से, और ये लोग बस उस जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन्वू पूछता है कि वो यहाँ पर कब से रह रहे हैं, और ईसिल उसका जवाब देती है और कहती है कि जब से वो यहाँ पर उठे हैं। तो जिन्वू एकदम से शॉक हो जाता है कि वो यहाँ पर उठे हैं, इसका मतलब वो यहाँ के नहीं है, इसका मतलब वो कहीं और से यहाँ पर आए हैं। जिन्वू को लगता है कि शायद इस जगह से उसको सिस्टम के बारे में कुछ पता चल जाता है, ये सिस्टम जिससे उसको इतनी सारी ताकतें मिली है। जिन्वू उससे पूछता है कि इस कैसल में उनकी आंख खुलने से पहले वो कहाँ रहते थे। तो ईसिल उसको बताते हैं कि वो डीमन रियाम में रहते थे और अचानक से एक दिन उनकी इस जगह पर आंख खुली। वो पूछता है कि वो डीमन रियाम में क्या कर रहे थे। ईसिल उसका जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम फिर से ग्लिच करने लग जाता है और ईसिल को एक तरह से रोकता है सही जवाब देने से। लेकिन फिर भी ईसिल उसको बता देते हैं कि वो वॉर की तैयारी कर रहे थे। जिन्वू उससे पूछता है किस तरह की वॉर। तो ईसिल उसे बोलती है कि एक बहुत पावरफुल एनिमी है जिसको हराने के लिए सारे डीमंस की इकट्ठी ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन्वू यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। ईसिल उसको बताती है कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है
और यहाँ पर वो ग्लिच करने लग जाती है। फिर वो बार बार एक ही सेंटेंस 3 बार रिपीट करने लग जाती है कि उसने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है और अब ये कन्वर्सेशन यहीं पे समाप्त हो जाएगी। जिन्हू समझ जाता है कि सिस्टम फिर से ज़बरदस्ती उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म कर रहा है और शायद इनकी कन्वर्सेशन से जिन्हू को कोई क्लू मिल सकता था। तो अब जिन्हू यहाँ पर ईसिल से पूछता है कि वो कौन एनिमी था जिसके अगेंस्ट वो इतनी तैयारी कर रहे हैं लड़ाई की। ईसिल उसका जवाब देने की कोशिश करती है लेकिन उसका सर दुखने लग जाता है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है और जिन्हू शाहरुख खान बन के उसको अपनी गोदी में पकड़ लेता है। जिन्हू समझ जाता है कि ईसिल ने उसके सवाल का जवाब देने की कोशिश करी, इसलिए सिस्टम ने एग्रेसिवली एक्ट किया और उसे बेहोश कर दिया है। इसका मतलब सिस्टम एक अलग तरह की पावर है जो सिर्फ जिन्हू को कंट्रोल नहीं कर रही है बल्कि वो उसके आसपास जितने भी लोग हैं उन हर एक चीज़ को कंट्रोल कर पा रही है। ईसिल की आंख खुलती है, वो देखते कि वो ज़मीन पर लेटी हुई है। वो सोचते कि क्या उसकी आंख लग गई थी और संगजिन वो बताता है कि जब वो सो रही थी तो उस पर कुछ डीमंस ने हमला करने की कोशिश करी, इसलिए संगजिन ने उन डीमंस को मार दिया। तो ईसिल हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या तुमने मेरी रक्षा करी जब मैं सो गई थी। और वो संगजिन को शुक्रिया कहती है। वो बोलती है कि जो नॉर्मल डीमंस हैं जिनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है वो इंटेलिजेंस वाले डीमंस को अपना दुश्मन समझते हैं। संगजिन ईसिल से पूछता है कि एंट्री परमिट की लोकेशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, जिसके बाद हमें पैलेस दिखाया जाता है और पैलेस में ऑलरेडी आ चुके हैं संगजिन और ईसिल। ईसिल वहाँ पे एक खड़े नाइट से पूछती है कि मेरे पिताजी कहाँ पर है, तो वो बताता है कि वो थ्रोन रूम में है। और वो नाइट पूछता है कि आपके पीछे कौन है, तो बोलती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है। फिर वो अपने पिताजी से मिलने जाती है और अपने पिताजी को बताती है कि मैं किसी को अपने साथ लेकर आई हूँ। और संगजिन सोचता है कि अगर वो लड़ाई करके एंट्री परमिट लेने आता तो शायद उसकी फ़ाइट इसी थ्रोन रूम में होती। इसी बीच ईसिल का बाप एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तुमने क्या किया, ये तुम अपने साथ किसको ले आई हो। तो ईसिल बोलती है कि ये हमारे गेस्ट है पिताजी। और ईसिल का बाप बोलता है कि किस तरह का गेस्ट अपने साथ आर्मी लेकर आता है। और ईसिल हैरान हो जाती है और बोलती है कि आप क्या कह रहे हैं। जिसके बाद ईसिल का बाप बोलता है कि क्या तुम देख नहीं सकती इस आदमी की परछाई में कितनी बड़ी आर्मी छुपी हुई है। संगजिन सोचता है कि महाराज की सेंसेस तो बड़ी तेज़ है। वहाँ खड़े योद्धा संगजिन को घेर लेते हैं और ईसिल का बाप पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्मी को यहाँ पर लेके आने की। जिसके बाद जिन्हू बोलता है कि मैंने ईसिल को प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँगा अगर मेरे को एंट्री परमिट दे दिया जाएगा। तो ईसिल का बाप अपना बलगम भरा थूक निकलता है और मन ही मन सोचता है कि क्या ये वही आदमी है जो कुछ दिनों से लगातार डीमंस को हंट कर रहा है। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है ईसिल के बाप के बारे में कि वो रेडिरो क्लैन के नोबल्स हैं। हालांकि वो नोबल है लेकिन वो फिर भी सबसे लोवेस्ट पे हैं और सारे डीमंस में उनकी रैंक 20th है, इसलिए संगजिन को 80th फ्लोर पर मिला है। अब अजीब बात यह है कि महाराज को पता है कि संगजिन ऑलरेडी वल्कन और मीटस को ख़त्म कर चुका है जो कि फ्लोर 50 और फ्लोर 75 पे थे। बट वो दोनों डीमंस रेडिरो क्लैन के महाराज से ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो मनी मन सोचता है कि शायद यहाँ पर पंगा लेना ठीक नहीं होगा और वो पूछता है कि तुम्हें सिर्फ एंट्री परमिट चाहिए। जिसके बाद संगजिन बोलता है कि मेरे लिए एक रिक्वेस्ट और है और वो ईसिल के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि मेरे को ये भी चाहिए। हालांकि जिन्हू की इंटेंशंस बस इतनी है कि ईसिल को सारे एंट्री परमिट की लोकेशंस पता है और वो ईसिल को एज अ गाइड यूज़ करना चाहता है, लेकिन महाराज इसका कुछ गलत ही मतलब समझ लेते हैं और थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और संगजिन अपना हाथ ईसिल के कंधे से हटा लेता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरा एपिसोड 8 तो नहीं है, लेकिन शुरुआत के 10 मिनट की स्टोरी यही होगी। इसके बाद मैं सैटरडे को कोशिश करूंगा कि एपिसोड 9 डाल दूं, यानी कि जब आप लोग हाई एनिमे पे या फिर एनिमे पाहे पे जब आप एपिसोड 8 देखने जाएं तो उसके बाद आप डायरेक्टली एपिसोड 9 भी देख सकें। बाकी फ्रेंड्स, इससे जो पहले मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की जगह एज अ कैरेक्टर्स मैंने डायलॉग बोले थे और मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग क्या प्रेफर करोगे, डायलॉग्स या फिर एक्सप्लेनेशन। लेकिन अफसोस किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया कमेंट्स पे, तो मैंने सोचा कि शायद एक्सप्लेनेशन ही ठीक रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डायलॉग्स की तरह वीडियो को प्रेजेंट करूं तो फिर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि डायलॉग वाली वीडियो कैसी लगती है तो इस वीडियो पे क्लिक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।